क्लास साहब, इस वक्त सूरत हाल अगरचे के थोड़े से पॉजिटिव इंडिकेशंस तो आना शुरू हुए हैं, जिस तरह के चेयरमैन पीएससी का मामला है और हुकूमत को भी फील हो रहा है कि पीटीआई ने सॉफ्ट इमेज अपना बनाने के ऊपर काम शुरू कर दी, तो डेफिनेटली बैकडोर कुछ ना कुछ एफर्ट्स हो रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख ये है कि जो एक इक़्तिदार में है उसने अपने अपोजिशन को या अपने हरीफ को केसेस बनाए, कुछ केसेस गलत बने, कुछ दुरुस्त बने, जेलें हुई, उनको अदालतों में रगेदा। हर सियासी जमात इस प्रोसेस से गुजरी है। इमरान खान साहब आए, वो भी इसी प्रोसेस का बने, उन्होंने भी अपना हिसाब पूरा किया। लेकिन अब वो अपोजिशन में गए हैं तो कुछ केसेस दुरुस्त हैं और कुछ केसेस शायद फिर वो कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आया तो बहुत सी नई चीज़ें भी बन जाती हैं। वो भी अब उस वक्त उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं और काफ़ी वक्त उन्होंने ये गुजार भी ली इस प्रोसेस के अंदर। लेकिन आप नहीं समझते कि हमारी 75 साल के अंदर ये इंतकाम दर इंतकाम का सिलसिला ख़त्म नहीं हो पा रहा। जैसे कि एक दुनिया भर के अंदर एक नेल्सन मंडेला को एक मफाहमत के नाम के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने भी 27 साल तक जेल काटी, लेकिन बाहर आए तो उन्होंने एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन एक प्रोसेस शुरू करके अपने जितने उनके मुखालफिन से बदतरीन मुखालफिन, इवन जो जेल के अंदर उनको खाने के अंदर गंदगी मिला के खिलाता था, उसको भी जाके खुद मिले और उसको भी माफ़ कर दिया। तो जिस स्टेज पे हम खड़े हुए हैं, अगर सॉफ्ट विन बन सकता है तो मुज़ाकराती अमल तो नहीं लगता कि ये चीज़ें कि आगे बढ़ें। तो कोई ऐसा कमीशन, ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बना के जो माजी के गिले शिकवे हैं वो भी दूर हों और आगे चलना कैसे है ये बन सके। दुनिया के अंदर तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं, तो यहाँ पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा सकता? ये भट्टी साहब, ये बात आप पहली दफ़ा नहीं कह रहे। हमारे यहाँ इस पे जो आपने ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन की बात की, जो साउथ अफ्रीका में बना था वो अर्ली 90s में, ये मुझे याद है बेनजीर भुट्टो साहबा ने 93 में जब इलेक्शन हो रहे थे 1993 के, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ने के बाद दोबारा रिस्टोर हुई, फिर तोड़ी गई। जब इसाक खान साहब और उनको नवाज शरीफ साहब के इकट्ठे जाना पड़ा था, तो बेनजीर भुट्टो साहब ने पहली दफ़ा ये नारा दिया था कि हमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान एक नया सोशल कंट्रैक्ट साइन होना चाहिए। और अभी जमहूरियत को वापस आया ना, जनरल ज़िया के बाद 88 में जनरल ज़िया की डेथ हुई थी, तो तकरीबन ये 5 साल हुए थे। 5 साल में भी इतनी बिटरनेस हो गई थी, ज़रा जहन में रखें, इतना कुछ हो गया था कि बेनजीर भुट्टो साहब को कहना पड़ा कि हमें एक नए सोशल कंट्रैक्ट की ज़रूरत है। उसी वक्त ये बातें आना शुरू हो गई थी कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन एक बड़ा एक फेवरेट सा स्लोगन बन गया था, क्योंकि नेल्सन मंडेला साहब 28 ईयर्स रहे, वापस आए तो उन्होंने अपने मुखालफिन दुश्मनों के साथ बदले नहीं लिए जब वो सदर बने, और उन्होंने बैठ के सारी चीज़ें ठीक की। ये इसके बाद भी 97 में भी ये गुफ्तगू होनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद भी हमने देखा, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अल्टीमेटली हुआ। एग्जैक्टली वो इसी की कंटिन्यूएशन थी कि हम एक दूसरे को जनाब जो कुछ एक दूसरे के खिलाफ हम काम करते रहे, साजिशें करते रहे। उसके बाद हम जाके फौजियों से मिलते थे, खुफिया एजेंसी से मिलते थे, हुकूमतें टापल कराते थे, एक दूसरे को जेलों में डालते, नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हुई। अब फिर वही बात हो रही है कि जनाब ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन हो रही है। 2-3 चीज़ें हैं। ठीक, एक तो ये है कि इन लोगों को ये सूट नहीं करता ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन। इनकी दुकानदारी चलती इसी पे, फड्डे पे चलेगी, लड़ाई पे चलेगी, ये झगड़े पे चलेगी। ये कौन सा 9 to 5 जॉब करते हैं? इनका कारोबार पे नहीं चल सकती सर, नहीं चल सकती ना। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं, बेनजीर भुट्टो ने सारे यहाँ पे जरदारी साहब, नवाज शरीफ, इमरान खान साहब, तीनों हुकूमत में इकट्ठे हो जाएं, जो हमारे यहाँ बड़ा एक तरह का स्लोगन है जी, कौमी हुकूमत बना लें, इकट्ठे हो जाएं, मुल्क के मसाइल हैं। ये मसाइल मुल्क के हो सकते हैं, लोगों के हो सकते हैं, इन तीनों चारों के नहीं है। इनका तीनों चारों की जो इनके सर्वाइवल है, इनकी सियासी सर्वाइवल, हुकूमत करने की, पावर में आने की, वो फड्डे पे है। तनख्वाहें बढ़ाने पर तीनों मुत्तफिक हो गए। हर शय पे मुत्तफिक, जहाँ पे अपने जाती फायदे होंगे ये मुत्तफिक होते जाएंगे पर्सनल पे। इनको पॉलिटिकली तौर पर सूट नहीं करता। इमरान खान साहब को कहाँ सूट करते, अपने 6 बंदे हुकूमत में डाल दे, या ये सारे इकट्ठे मिलकर करना शुरू कर दें। कल को फिर आपकी अगर पूरा परफॉर्मेंस है तो फिर आप पावर में नहीं है, फिर तो कहेंगे सारे के सारे जिम्मेदार हैं। ये कौन सा आपका ख्याल 9 to 5 जॉब करते हैं? इन्होंने बिजली के बिल देने, इन्होंने को अपने बच्चों को फीसें देने, इन्होंने को पेट्रोल डीजल के काम करने। इनका तो काम चल रहा है पूरा टैक्स पेयर के खाते पे बैठे अयाशां कर रहे हैं, हुकूमतें भी कर रहे हैं, आपके ऊपर भी बैठे हैं, अपनी तनख्वाहें भी ले रहे हैं। इनकी सर्वाइवल जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, इनके लीडर्स की, वो इस लड़ाई में है, फड्डे में है, कन्फ्लिक्ट में है, सुलह में नहीं है। ये जो आप और हमारे जैसे आ जाते हैं ना, ये मतलब एक सौदा मार्केट में बेचने के, यार इकट्ठे हो जाओ, कौमी कीमत तो हम चुकाते हैं, इसकी कीमत हम चुकाते हैं। हो तो अपने अपने लुटेरे चुने हुए लोगों ने, अपनी अपनी मर्जी का लुटेरा है, जो उसको पसंद है। हाँ, जो पसंद नहीं है लुटेरा है, उसका मसला है, नंबर 1। दूसरा एक चीज़, हमें थोड़ी सी जो पॉलिसी है हमारे जहनों में, जो हम गलत तरीके से इसको जाके इक्वेट करते हैं विद साउथ अफ्रीकन कमीशन के साथ, वो कमीशन कोई करप्शन के सेटलमेंट के लिए नहीं था। ठीक, ये जहन में रखें। ठीक है, इश्यूज थे, रेशियल थे, लिंगुअल थे, और बहुत सारे कलर के थे, और जो उन पे हुकूमत कर रहे थे, वाइट उस पे हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने बड़ा उन ब्लैक के साथ, बेचारों के साथ जुल्म हुआ, सारी चीज़ दैट वाज डिफरेंट। वो बिटरनेस लेवल कुछ और, नस्ली बुनियादों पे वहाँ पे नफरत थी। ठीक,
वहाँ पे एक दूसरे को फारगिव करना, माफ़ करना और चीज़ थी कि मैंने आपके खिलाफ ज्यादती किया, आपने किसी और को एक दूसरे से माफ़ी करके पर्सनल लेवल पे उन्होंने माफ़ किया, जैसे नेल्सन मंडेला साहब ने किया, जाती अपने उन दुश्मनों को माफ़ किया, फेयर इनफ। यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ सारे कहते हैं हम सब पवित्र हैं, करप्शन को कहते हैं तो केस है ही नहीं। 190 मिलियन पाउंड के केस को भी, जिसके व्हाइट कलर क्राइम में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, को मानने को तैयार नहीं। उसमें जुल्म हमारे यहाँ पता क्या हुआ, क्यों नहीं मानने को तैयार? मगर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन क्या है, मैंने जो खाया वो मेरा, जो आपने खाया आपका, जो इन्होंने खाया उनका, एक दूसरे को माफ़ कर दें, नए सिरे से खाते खोल लेते हैं, मतलब नए बना लेते हैं। इनसे पूछना जाना चाहिए कि जो भी आप पे केसेस बने हैं, ये जो कहते हैं हम पे केसेस इसमें थे, जो ज्यादती हुई है वो हमारे इंस्टीट्यूशन थे अकाउंटेबिलिटी को, जिसको कभी भी इंडिपेंडेंट वो नहीं रहे, उन पे तमाम एक पॉलिटिकल छाप लगी। नैब बना था, नैब जनाब मुशर्रफ के मुंह उनका टूल बन गया, उसने जनाब मुशर्रफ के जो मुखालफिन थे सियासी, उन पे केसेस बना के उनको जेलों में डाला, जो जनाब मुशर्रफ के साथ मिल के उठा के उनको वजीर बना के क्लीन चिट दी। उससे आपका अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस मुतासर हुआ, लोगों के जहनों में ये बैठ गया कि वो लोग जो हुकूमत के साथ मिल जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, जो नहीं मिलते उनको जेलों में डाल देते, जैसे जावेद हाशमी साहब रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब रहे, लंबी लिस्ट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अनवर सैफुल्लाह रहे, और भी बड़े लोग थे जिनको सजाएं दी गई थी, जो उन पे उनकी किंग्स पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद ये कंटिन्यूएशन रही है। नैब जो है एक मतलब हर दौर में हर हुकूमत का एक पॉलिटिकल टूल रहा है, लिहाजा जितने असली नस्ली केसेस होंगे लोग यकीन नहीं करते। अभी नवाज शरीफ साहब को देखें, उन पर सजाएं हुई ना, उनको पनामा केसेस में इसी नैब ने करवाई। जी बिल्कुल। अगर उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो चाहती थी नवाज शरीफ को साहब को सजा हो, जो नवाज शरीफ साहब का मानना है। जब वो एस्टेब्लिशमेंट चेंज है, नई एस्टेब्लिशमेंट है, फिर इसी नैब ने कहा कि हमारे पास सबूत नहीं है, इसी नैब ने, इसमें कोई अफसर चेंज नहीं हुए थे, वही लोग बैठे थे, वही प्रोसिक्यूटर बैठे थे, वही अफसरान बैठे थे। इन्होंने जाकर अदालतों में कहा जनाब कि नहीं जनाब नवाज शरीफ साहब तो बेकसूर हैं। 3 साल पहले कह रहे थे कि ये सजावार हैं, इनको 14-14 साल सजाएं दी, इनको ताउमर आपने वो करवाया, नाअहल करवाया, उनके आपने उनको प्रोक्लेम, उनको ऑफेंडर जारी करवाया, इश्तिहारी मुलजिम बना दिया, दुनिया भर में इश्तिहार निकाल दिए, और साल बाद आते हैं एयरपोर्ट पे बैठ के आप उनसे उन पे जो बायोमेट्रिक जो है ना वो भी एयरपोर्ट पे हो रही है। तो लोगों का ट्रस्ट जो है इससे खत्म हुआ है। हर बंदा कहता है मेरे ऊपर पॉलिटिकल केस है। इमरान खान साहब से पूछें भी, आपने घड़ियां बेची, आपने उनसे मलिक रियाज से आपने वो ले लिए, पैसे ले लिए, आपने आपके मिसेज ने उनसे ज़मीनें ले ली, आपने डोनेशन ले ली, दुनिया भर में जो आपको तोहफे तहफ मिला आपने कहा जी मेरे हैं, आप कौन होते पूछते वाले, फिर पूछते हैं जी हमने कौन सी करप्शन। उनके नज़दीक करप्शन ही नहीं है। उनका फॉलोअर भी कहता है, नवाज शरीफ साहब का फॉलोअर भी कहता है जी मियाँ साहब के पैसे सन, अगर उन्होंने कोई लंदन हिंद सिंध में उन जदादें खरीद ली, आप कौन होते हैं। जरदारी साहब के फॉलोअर से पूछें, $60 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी जनीवा में, जो उन पे केसेस बने थे जिसकी वजह से गिलानी साहब बरतरफ हुए थे, वो कहते हैं जी उनका पैसे आप कौन होते हैं, वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दामाद हैं, उन पे उनकी ज़मीनों में से 5 ट्रेनें नहीं, कोई 10-15 तो उसमें से स्टेशन गुजरते हैं। खान साहब के पूछें, वो तो कहते किसी की शार्ट पे वो साइन कर दें, वो बाश वो 28-30 करोड़ रुपए के बिक जाते। खान साहब को घड़ी बेचने की क्या जरूरत है। जब इस मुल्क में अपनी अपनी पसंद के लुटेरे आपने चुन लिए हैं, बिल्कुल ठीक, और हर एक का दिफा आपके पास मौजूद है जी। हर कोई कहता है जी मेरे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो ये किसने की, आप और हमने की है। तो फिर ना करते भी नवाज शरीफ साहब उस पर मतलब आसिफ जरदारी पे वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस ना बनाते, बेनजीर भुट्टो पे जनीवा वाला केस जो था उसका नेकलेस का उन्होंने बनाया, इमरान खान साहब ने इन्होंने इसको जरदारी को नवाज शरीफ को जेलों में डाला, अब जो उस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट थी इन्होंने उनको डाल दिया। तो भाई साहब आप एक दूसरे को डालते रहे जेलों में। अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो आप 3-4 कर रहे तो करते रहो। और इतने आपके अच्छे बादशाह फॉलोअर्स हैं कि कोई भी आपको कसूरवार नहीं वो मानता। एक ही लफ्ज है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है भाई, आप लोग इनोसेंट है, मुजरिम जो है पूरी कौम है।